हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई वीएस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड के 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। खासकर आज मैं 12वीं की गृह विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12वीं क्लास के गृह विज्ञान के प्रायोगिक परीक्षा का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। यही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम 2023 में आने वाला है, इसीलिए आप इसे देख लीजिए और पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है इसमें से आपको 100% आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है जिसका मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया हूं, इसीलिए आप इसे लास्ट तक देखिएगा और इसे अच्छी से तैयारी भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको आएगा। आज मैं आपको बहुत ही सरल माध्यम से इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये जो देख रहे हैं यह 2023 का होम साइंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यह 12th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को टोटल 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपको 10 नंबर लाना है। इसके लिए आपको 3 घंटा का समय दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिया हुआ है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे और प्रत्येक क्वेश्चन को करना ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों को उत्तर देना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे इस सब क्वेश्चन का हल करते है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, अपने नोट पुस्तिका प्रस्तुत करें। अर्थात अगर आप इससे होम साइंस का प्रैक्टिकल के नोटबुक तैयार किए होंगे, अर्थात प्रैक्टिकल बुक तैयार किए होंगे, तो आपको वहाँ पर आपको दिखाना होगा, जिसके अंतर्गत आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप बना लिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनाए होंगे तो मैंने बहुत ही पहले ही इसका वीडियो दे दिया हूँ किस तरह से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया हूँ और किस तरह से कॉपी को लिखना है उस सब सरल माध्यम से ही बताया हूँ। आप उसको वीडियो को देखकर आप ही क्वेश्चन नंबर पहला को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके तहत आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। वो भी अपनी सिलाई के नमूने प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात आपको एक कोई भी चीज़ को बनाकर वहाँ पर दिखाना होगा कि आपने सिलाई के नमूने को प्रस्तुत करना होगा कि आपने सिलाई के माध्यम से क्या बनाए हैं, उसको भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। अगर आप वहाँ पर दिखाते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अर्थात आपको अपने सिलाई के नमूने प्रस्तुत करने होंगे, चाहे कोई भी वस्तु को सिए होंगे, कोई भी वस्तु को अच्छी ढंग से आप अपनी हस्तकला के माध्यम से बनाए होंगे, आप वहाँ पर उनको दिखा सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित टाके की सिलाई करें। अर्थात यहाँ पर आपको निम्नलिखित टाके यहाँ पर दिया गया है उसको सिलाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, कच्चा टाका जिसे हम इंग्लिश में रनी स्टिच कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से लिखना हो, जिसे मैंने आपको यहाँ विस्तार से लिख कर समझाया हूँ। अगर आप इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं याद होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके जो 2023 में होने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन किया हूँ, इसीलिए आपके लिए यह बहुत ही केयरफुल रहेगा। इसीलिए इसे आप अपने कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, मैंने स्केटिंग स्केच के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, स्केचिंग स्केच सबसे सरल टाकों में से एक है, जिसका उपयोग पैटर्न या बनावट बनाने के लिए किया जाता है। रनिंग स्टिच के कई प्रकार इंटरलेस्ड रनिंग स्टिच, इंटरलेस डबल रनिंग स्टिच और
वेल्डिंग रेटिंग स्केच है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको मशीन से भी आप रेनिंग स्टिच कैसे करते हैं उसको भी देख सकते हैं, आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े का डिज़ाइन को ड्रेस करना होगा। इसके बाद कढ़ाई मशीन से कढ़ाई के धागे के कोर थ्रेड करेंगे और मशीन के तनाव को जांचने के लिए पहले इसे किसी सादे कपड़े पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि धागे में तनाव न हो, ज़्यादा तंग तना और न ही ज़्यादा ढीला हो। अर्थात वहाँ पर हमें न ज़्यादा ताना माने अच्छी तरह से ढीला भी नहीं होना चाहिए और तना हुआ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। इस कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन ट्रेस किया है। उस कपड़े को कढ़ाई की फ्रेम अर्थात रिंग में अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। मशीन की सुई के नीचे फ्रेम को इस प्रकार की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। मशीन के फ्लायर को खुद की ओर चलाकर बॉबिन के धागे को ऊपर खींचेंगे। यहाँ ऊपर धागे को ढीला रखा जाना चाहिए और नीचे धागे को मशीन में कसकर रखा जाना चाहिए। मशीन को डिजाइन में खींची गई रेखाओं के ऊपर चलाएंगे और सभी आकृति लाइनों को कवर करेंगे। पहले डिजाइन की रूपरेखा अर्थात आउटलाइन तैयार करेंगे और फिर धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आउटलाइन तैयार करेंगे और फिर धीरे धीरे प्रत्येक को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं भरना शुरू करेंगे। पहले सिंगल कलर से मोटिफ को पूरा कर ले और फिर दूसरे कलर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से बोलेंगे। या फिर कच्चा धागा का प्रयोग अधिकतर तह और अस्तर जमाने के लिए तथा ट्रोयल के लिए कच्ची सिलाई के उद्देश्य से किया जाता है। कॉलर एवं मुड़ी चढ़ाते समय, फ्रेमिंग और जेब जमाते समय तथा सिवन के पल्लों को पहले कच्ची सिलाई से जोड़ते समय इसका उपाय लाभकारक होता है। कच्चे टाके प्रायः कई प्रकार से डाले जाते हैं। जल्दी डाले हुए साधारण कच्चे टाके टैकिंग कहलाते हैं। इसमें दूर सुई में थोड़ा कपड़ा लेकर शेष धागा को छोड़ दिया जाता है। अस्तर और तह जमने के लिए इसकी उपयोगिता संलग्न है, किंतु जब किसी विशेष उद्देश्य से एक छोटा और एक बड़ा टाका सीधे में डाला जाता है तो यह आसान टाके एंड शॉर्ट स्विच कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है इंटरलॉकिंग क्या है, अर्थात इसके बारे में भी हम लोग को लिखना होगा। तो इंटरलॉकिंग के बारे में हम लोग इस प्रकार से इसका परिभाषा लिखेंगे। यहाँ देखिए, इंटरलॉकिंग सिलाई यह स्विच आपकी वांछित सप्ताह सीम चौड़ाई के अनुसार एक कपड़े के टुकड़े के कच्चे किनारे को दाईं ओर दबाकर शुरू होती है। गलत साइड की ओर समान मात्रा में शामिल होने के लिए टुकड़े के कच्चे किनारे को दबाइए। प्रत्येक टुकड़े के कच्चे किनारे को विपरीत टुकड़े की तह के भीतर रखें। इसके बाद यहाँ देखिए वाइवा
जिसके मौखिक के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, जो आप लोग को भाइबा जो मास्टर के द्वारा लिया जाएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कह रहा है ऊनी वस्त्र की धुलाई किस प्रकार से करनी चाहिए, अर्थात कोई भी ऊनी वस्त्र को हमको किस तरह से उसकी धुलाई करना चाहिए, धोना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ऊनी कपड़े को बंद अलमारी में से निकालते समय एक गंध सी आ जाती है। ऊनी कपड़े को निकालने के बाद 2 से 3 दिन तक तेज धूप दिखाएंगे। उसके बाद अगर कहीं कोई दाग नज़र आ रहा हो तो उसे टिश्यू पेपर्स की मदद से साफ करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, ऊनी कपड़ों को सही से धूप दिखाने के लिए उन्हें पूरा फैलाकर धूप में छोड़ दें। कपड़ों की गंध निकल जाए तो उन्हें किसी माइल्ड सर्फ या ऊनी कपड़ों को धोने वाले से इसे साफ कर सकते हैं। इसे गर्म पानी से साफ नहीं करना है। तीसरा पॉइंट होता है, ऊनी कपड़ों को हल्के हाथों से मले और साफ पानी से 2-3 बार निकाल ले। इसके बाद हल्के हाथ से पानी निचोड़े और नलके पर रख दे। इस तरह पानी निचोड़ करने के बाद ही उन्हें धूप में सुखाने के लिए डालें। इसके बाद चौथा हो जाता है, आप चाहे जो ऊनी कपड़ों को धोने के लिए बेबी शैम्पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गलती से भी ऊनी कपड़ा को ट्रायल में न डालें। इस तरह से हम ऊनी कपड़ा को साफ कर सकते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 वर्ष के बालक का रोग प्रतिरोधक टीकाकरण चार्ट बनाइए, जिसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 वर्ष के उपरांत में बच्चा को कौन कौन से टीके लगते हैं, उसके बारे में हम यहाँ एक आपको चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूँ। यहाँ जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका शिशु के लिए, अर्थात कब कब बच्चे को कौन कौन सी टीका लगता है, कितना खुराक लगता है और कहाँ लगता है और उसकी कीमत कितनी है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बच्चे को जन्म के समय BCG का टीका लगता है, हेपेटाइटिस B1 का टीका लगता है, OPV का टीका लगता है। खुराक के लिए 0.1 ml 1 माह तक शिशु के लिए एवं 0.05 ml। यह कहाँ दिया जाता है, तो बाईं ऊपरी बाह में, अर्थात उसके बाईं के ऊपरी बाह में दिया जाता है, जिसकी लागत 91 रुपया से 10,125 रुपया होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 सप्ताह में उन्हें DTWP1, IPV1, हेपेटाइटिस B2, HEB1, रोटावायरस 1, PCV1 का टीका लगता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, तो 10 सप्ताह पहले TDWP2, IPV2, PU2, रोटावायरस 2, PCV2 का टीका लगता है। इसके बाद अगला देखते हैं, तो 14वें सप्ताह में TDWP3, IPV3, PU3, रोटावायरस 3, PBV3 का टीका लगता है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं 6 महीने, तो 6 महीने में OPV1 का टीका, हेपेटाइटिस B3 का टीका लगता है। इसके बाद 9वें महीने में OPV2 का टीका, MMR1 का टीका एवं 9वें से 12वें महीने में टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, 12वें महीने में हेपेटाइटिस A1, जबकि 15वें महीने में MMR2, वेरिकाला 1, PCV बूस्टर का टीका लगता है, जबकि
16 से 18वें महीने में DTWPB1, DDAPB1, IPBB1, हेवी B1 का टीका लगता है, जबकि 18वें महीने में हेपेटाइटिस A2 का टीका लगता है, जबकि 2 वर्ष में बूस्टर ऑफ टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन का टीका लगता है और चौथे छठे साल में DTWPB2, DDAPB2, IPB3, वेरिकाला 2 का टीका लगता है। इसके बाद 10 से 12 साल में TDHAT, TDHPB का टीका लगता है। इस तरह से यहाँ पर टीका लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है 2 व्यक्तियों के लिए समोसा बनाइए। अर्थात आपको 2 व्यक्तियों के लिए समोसा बनाना है, तो समोसा बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए आपको यहाँ पर लिखना होगा।